बड़ी मुश्किल से आशा ने अपने बेटे की शादी करवाई थी और समय के साथ अब उसकी बेटी भी जवान हो चली थी। सबकी नजर बस आशा की बेटी ममता पर थी। अरे आशा बहन, ममता बिटिया की शादी कब करोगी? 26 साल की होने वाली है। अरे लड़की की शादी उसकी उम्र से हो जाए तो ही ठीक होता है, वरना अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है ना तो लड़के मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बहन, लड़का तो देख रहे हैं, जैसे ही मिलेगा शादी कर देंगे। बताओ जरा, अरे हमारी ममता बेटी इतनी सुंदर है और उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा, तो मुझे बताओ कैसा लड़का चाहिए अपनी ममता बिटिया के लिए, तो मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। आखिर मेरी ममता इतनी सुंदर जो है। बहन, लगता है मेरी बहू मुझे आवाज दे रही है। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करती हूँ, अभी जरा बहू की सुन लूं। आशा बहाने बनाकर घर में चली जाती है, जहां अपनी परेशान सास को देख पूजा अपनी सास से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या? कहेगा कौन, और बहू, जिस घर में जवान बेटी हो उस घर के बड़े बुजुर्ग लोग परेशान ही नजर आते हैं। इतनी मुश्किल से तो मैंने 4 साल पहले तेरी और विजय बेटा की शादी कराई थी, और अब मैं तो इतने पैसे भी नहीं जोड़ पा रही हूँ कि बेटी की भी शादी कर सकूं। अब बेटी की शादी में पैसे कम थोड़ी ना खर्च होते हैं। सच कहूँ तो पैसे ही असली कारण है जो मेरी जवान बेटी आज भी घर में बैठी है। माँ, तुम क्यों बाहर वालों की सुनती हो? उनसे कह दो, गरीब है हम लोग, नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि तुम मेरी शादी कर सको। अगर किसी को इतनी ही दया आ रही है मुझ पर तो मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दे जो दहेज ना ले। मैं लिख कर दे रही हूँ, सब पीछे हट जाएंगे। ममता बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि ऐसे दुनिया नहीं चलती। बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है। बहू, अब तू ही कुछ समझा इसे, क्योंकि मैं तो इसको नहीं समझा सकती। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। माँ जी, ममता को क्या समझाऊं? दुनिया वाले भी सही कह रहे हैं और ममता भी। देखिए ना, वो खुद भी बहुत परेशान है, और मेरी मानो तो आप रिश्ता देख लो शादी के लिए। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। समाज, पड़ोसी और रिश्तेदारों की बातें सुनकर अब आशा अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखती है। लड़का अच्छी फैमिली से था, काफी पढ़ा लिखा भी था और सरकारी नौकरी भी करता था, जिस वजह से आशा तो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पर लड़के वालों को जब पता चलता है कि आशा गरीब है तो वो लोग दहेज की डिमांड करते हैं। वैसे आशा बहन, हम लोग दहेज में विश्वास नहीं रखते। हमें दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको जो भी देना हो अपनी बेटी को देना। पर हाँ, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है। घर पर 10 रिश्तेदार और यार दोस्त आएंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी आएंगे, और वो सब देखेंगे लड़की वालों ने क्या दिया। इसलिए आप कुछ दो या ना दो, पर एक फॉर्च्यूनर कार जरूर दे देना। पर आंटी जी, हम बहुत गरीब है, पापा जी काम नहीं करते, ये घर मेरी पति की ही कमाई से चल रहा है। ऐसे में हम इतनी महंगी गाड़ी कैसे दे सकते हैं? देखिए, हम इतनी महंगी गाड़ी तो नहीं दे सकते। बहन जी, मेरी बहू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग हमसे दहेज नहीं मांग रहे, वरना इतने अच्छे लड़के को तो मुंह मांगा दहेज मिल रहा होगा। मुझे मंजूर है। माँ जी, आप क्या कह रही है? कहाँ से उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी लाकर देंगी आप? अभी मौका है, रिश्ते के लिए मना कर दो। पूजा बहू, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और तूने ही तो कहा था कि ममता की शादी तय कर दूं, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब तो मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए खुद को ही गिरवी क्यों ना रखना पड़े, पर ये शादी तो होकर ही रहेगी। ना तो आशा को अपनी बहू की बात सुनाई दे रही थी और ना ही उस लालची लड़के वालों का लालच नजर आ रहा था। बस आशा को नजर आ रहा था तो अपनी बेटी का भविष्य। आशा बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, और अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन, अरे बहन जी, रिश्ता तो तय हो गया है, पर आपने दिन तारीख तो डलवाया ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने के अंदर ही शादी कर ले। क्या 2 महीने के अंदर? बहन जी, बेटी की शादी है और आप तो जानती है बेटी की शादी में कितना खर्चा होता है, और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इतने जल्दी सब कुछ तैयारी कर सके। पर बहन, हम लोगों के पास भी तो समय नहीं है ना, और रिश्ता ज्यादा लंबा लगाकर नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, आप सोच समझ कर जवाब देना। इतना बोलकर शांति फोन रख देती है, और जैसे ही रात को सूरज घर आता है तो आशा इस बारे में सूरज से बात करती है। क्या 2 महीने के अंदर?
पर माँ, मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? पहले से ही मेरे ऊपर 10,000 का कर्ज चल रहा है और हमने अपना घर भी गिरवी रखा हुआ है। किससे कर्ज मांगू मैं शादी के लिए? सूरज जी, शादी को ज्यादा दिन नहीं है, लड़के वाले भी पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जॉब कर लूँ और ममता की शादी में लोन उठा लूँ। मैं आप सबके लिए बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से भाभी को भी काम करना पड़ रहा है। घर में 1 रुपया नहीं है और यहाँ मेरी शादी सिर पर आ रही है। माँ, अब मैं भी नौकरी करूँगी। बस बहुत बैठ लिया मैंने घर में, अब मुझे भैया की मदद करनी है। पर ममता, 2 महीने बाद तेरी ही शादी है और तू नौकरी? माँ, अब तो मुझे घर से निकलने दो। अगर आपने शुरू से मुझे घर से निकलने दिया होता, काम करने दिया होता, अपने पैरों पर खड़े होने दिया होता, तो आज शायद ये नौबत ना आती। ममता, शायद तू बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए बेटा, अगर तू काम करना चाहती है तो ठीक है, तू काम कर ले। मैंने भी सोच लिया है, तेरी शादी के लिए मैं भी पैसे जोड़ूंगी और किसी के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करूंगी। शादी को ज्यादा दिन नहीं बचे थे, इसलिए आशा अपनी बहू बेटी को भी नौकरी करने की इजाजत दे देती है और खुद भी अमीर लोगों के घरों में जाकर उनके घर के बर्तन और झाड़ू पोछा करती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और इसी बीच ममता की मुलाकात अर्पित से होती है। पर जब अर्पित को ये पता चलता है कि ममता की शादी होने वाली है, तो वो अपने दिल की बात ममता को नहीं बताता। अब समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। शादी के लिए तो पैसे जोड़ लिए हम सबने, पर मेन तो है गाड़ी। गाड़ी के लिए तो पैसे अभी तक जमा नहीं हुए। कैसे देंगे हम उनको उनकी मांगी हुई गाड़ी? बेटा, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करूंगी और उनको समझाऊंगी कि शादी के बाद गाड़ी ले ले। हाँ माँ जी, बात करके देखिए, क्या पता लड़के वाले मान जाए। आशा शांति को फोन करती है, पर शांति आशा का फोन नहीं उठाती और उसकी बात लड़के से होती। आंटी जी, कोई बात नहीं, गाड़ी ही तो है। आपके पास जब पैसे हो जाए मुझे तब दे देना, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। बेटा, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। कोई बात नहीं आंटी जी, अभी मैं रखता हूँ, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर ममता का होने वाला पति फोन रख देता है और लड़के वालों से बात करके आशा को तसल्ली हो जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और आशा के दरवाजे पर बारात आ जाती है। माँ जी, बारात आ गई है, मैं बारातियों का स्वागत करके आती हूँ। आप जब तक देख लो ममता तैयार हो गई या नहीं। और सूरज जी, आप देखिए ना, मेहमान आ चुके हैं, इसलिए घर में खाने पीने का इंतजाम देख लीजिए एक बार, किसी को किसी चीज की कमी ना हो। इतना बोलकर पूजा बारातियों का स्वागत करती है, पर शांति का मुंह बन जाता है और वो गली में लगा टेंट और खाने में सिर्फ 2-4 आइटम देखकर मुंह सड़ा लेती है और आशा से कहती है, अरे बहन, क्या आप लोग सच में इतने ज्यादा गरीब है कि आप लोगों ने एक बैंक्वेट तक बुक नहीं किया? अरे अब गली में कौन शादी करता है? भूल गए क्या, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है। सोचा भी है हमारे मेहमान ये सब देखकर क्या सोचेंगे। हमने आपसे जबकि दहेज में भी कुछ नहीं लिया, फिर भी आपने इतनी कंजूसी की। और मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ है? एक ही चीज की तो आपसे मांग की थी, वो भी अब तक आपने नहीं दी। शांति बहन, आप तो हमारी गरीबी जानती है ना, इन सब चीजों का इंतजाम भी हमने बड़ी मुश्किल से किया है। और रही गाड़ी की बात, तो मैंने आपके बेटे से बात कर ली थी, हम गाड़ी आपको शादी के 1-2 महीने बाद दे देंगे। क्या? शादी के 1-2 महीने बाद? अरे बहन, तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अब तो शादी तभी होगी जब हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। शांति कुछ नहीं सोचती और भरे मेहमानों के बीच आशा के इंसल्ट करके बारात वापस ले जाती है। ये सब देखकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है और ममता फैसला करती है कि अब वो कभी शादी नहीं करेगी। पर तभी अर्पित वहां आता है और सभी से कहता है, कितने लालची परिवार वाले हैं आंटी जी, भैया जी, भाभी जी, आप सब रोइए मत। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता टूट गया। अगर शादी के बाद उनकी सच्चाई का पता चलता तो सोचो ममता पर क्या बीतती। और रही शादी की बात, तो ममता की शादी आज ही होकर रहेगी। मैं करूंगा ममता से शादी और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय ममता के। ममता, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? जब ममता के परिवार को संभालने के लिए कोई नहीं होता तो अर्पित जाकर ममता का हाथ थामता है। इसलिए ममता भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करती और अर्पित से शादी कर लेती है।
इस तरह एक गरीब ननद की शादी उसी दिन उसी तारीख पर होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से अर्पित शादी करके ममता को अपने घर ले जाता है और उसे जिंदगी भर की सारी खुशियां देता है। रिया अपनी माँ सीता के साथ बाजार गई हुई थी। तभी उसको उसकी पुरानी दोस्त मिलती है। अरे रिया, तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ राधा, तो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी तुझे देखकर बेहद खुशी हो रही है, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ। अरे जब से तेरी शादी हुई है तब से तो तू मुझे भूल ही चुकी है। ना तो शादी में बुलाया और ना ही शादी के बाद कोई कांटेक्ट रखा। जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अब क्या बताऊँ रिया, तू तो जानती ही है ना फैमिली कंडीशन। बस इसीलिए मैंने तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। उसके लिए दिल से सॉरी। ये बता, तू शादी कब कर रही है? लगता है तूने मुझसे सवाल ही गलत कर लिया है राधा। तू ऐसा क्यों कह रही है रिया? वो इसलिए राधा, क्योंकि मेरी हाइट छोटी होने के कारण लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। और तू तो जानती ही है कि हर इंसान को परफेक्ट लड़की चाहिए होती है, जो शायद मैं नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है? अपने आप को इस तरह कभी गलत मत बोला कर। खुद को तो तू परफेक्ट समझ और खुद से ये कह कि यू आर द बेस्ट। अरे भले ही तेरी हाइट कम है, लेकिन तू बहुत सुंदर है। तेरे अंदर गुण भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो खुद को किसी भी दूसरे इंसान से कंपेयर करना बंद कर दे। अगर ऐसी बात है बेटा, तो तू ही इसके लिए लड़के ढूंढ दे। अगर तेरी नजर में कोई ढंग का लड़का है तो जरूर बताना, ताकि तेरी सहेली का भी घर बस सके। जी आंटी जी, मैं जरूर रिया के लिए लड़के ढूंढूंगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। और हाँ, हो सके तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि आजकल शादी के ऐप बहुत सारे आ गए हैं। अगर आप वहाँ भी लड़के सर्च करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधा की बात रिया की माँ सीता के दिमाग में छाप छोड़ जाती है और जब वो अपने घर जाती है तब इस बारे में सीता अपने पति से बोलती है। अजी, मैं क्या कह रही थी कि अपनी बेटी रिया के लिए कोई लड़का तो मिल ही नहीं रहा, तो क्यों ना हम शादी.com से अपनी रिया के लिए लड़का देखें। वहाँ पर अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आते हैं और कोई फेक रिश्ता भी नहीं होता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऑनलाइन अपनी बेटी की शादी किसी ऐप से नहीं करवाऊंगा, समझी तुम? और वैसे भी मैंने अपने एक दोस्त से अपनी बेटी रिया के लिए बात की है। उसका बेटा यूके से पढ़कर आ रहा है। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। और तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें हमारी रिया पसंद भी है। तो कब आ रहे हैं आपके दोस्त हमारी रिया को देखने? बस अगले 2 दिन बाद उनका बेटा रोहित आ जाएगा और अगले हफ्ते वो हमारे घर आ जाएंगे। इतना बोलकर राघव अब वहाँ से चला जाता है और इस बात से खुश सीता कि अब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपनी बेटी के पास जाती है और सारी बात बता देती है। ऐसे ही अब 1 हफ्ता गुजर जाता है और 1 हफ्ते बाद राघव के घर राघव का दोस्त आता है और अपने बेटे का रिश्ता रिया से पक्का कर देता है। और इस समय रिया को ये पता लगता है कि उसकी देवरानी कोई और नहीं बल्कि राधा ही है। अब सहेली उसकी देवरानी थी, ये सुनकर रिया बेहद खुश हो जाती है और इस तरह रिया के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ राघव के दोस्त के घर में बवाल मचा हुआ था। पिताजी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी उस बोनी लड़की से फिक्स करवाई? आपने मुझसे पूछा क्या कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ भी या नहीं? देख रोहित, मैंने अपने दोस्त को जुबान दे दी थी कि अगर मेरे बेटे यानी तेरी शादी किसी से होगी तो वो तेरी बेटी से होगी। इसीलिए अब तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। जेठ जी, रिया मेरी सहेली है। वो बिल्कुल मेरी तरह है, संस्कारी, सुंदर और गृहस्थी वाली। रोहित कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने जेठ का ऐसा बर्ताव देख राधा अपनी सास सुमित्रा से सवाल करती है। माँ जी, जेठ जी का जिस तरह व्यवहार है, क्या वो शादी नहीं करना चाहते या फिर वो किसी और को पसंद करते हैं? अगर वो किसी और को पसंद करते हैं तो आप उनकी शादी उसी लड़की से क्यों नहीं करवा देती? देख बहू, सच कहूँ तो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा बेटा किसी और लड़की को पसंद नहीं करता। अगर वो पसंद कर रहा होता तो हम पहले ही उसकी शादी करवा देते, लेकिन वो तो शादी ही नहीं करना चाहता। तभी तो मुझे विनोद की शादी तुझसे करवानी पड़ी। लेकिन अब जब लोग 10 तरह की बातें बना रहे हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने बेटे रोहित की शादी करवानी पड़ेगी।
आखिर जेठ जी ये शादी करना क्यों नहीं चाहते, ये सवाल तो अब खुद जेठ जी ही देंगे। इतना बोलकर राधा अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब घर में शादी की जोर शोर से तैयारी चालू हो जाती है। लेकिन रोहित इस शादी से राजी नहीं था। रोहित के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। ये देख राधा अपने जेठ के पास जाती है और उससे कहती है, जेठ जी, मैं देख रही हूँ कि आप इस शादी से जरा भी खुश नहीं हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस शादी से खुश क्यों नहीं हैं? राधा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि घर में उम्मीद नहीं बल्कि मम्मी पापा की चलती है। इसीलिए इस घर में वही होता है जो माँ पापा चाहते हैं। लेकिन भैया, सच कहूँ तो मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है और एक छोटी बहन होने के नाते मैं अपने बड़े भाई की परेशानी जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप शादी नहीं करना चाहते। राधा की बात सुनकर रोहित की आंखें भर जाती है और वो अपनी नम आंखों से राधा को सारी बात बताते हुए कहता है, तुम्हें सच जानना है ना राधा, तो सुनो। आज से कई साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। मैं और वो, हम दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी मोहब्बत मंजूर नहीं थी। प्रिया को कैंसर हो गया और वो आने वाले 3 महीने के अंदर ही चल बसी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे कहने पर ही माँ और पापा ने मेरी शादी ना करवाकर पहले मेरे दोनों छोटे भाइयों की शादी करवाई, क्योंकि तब से ही मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। भैया, मैं आपके दुख को समझती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि माँ पापा की अब उम्र हो रही है। वो अपने सामने अपने बच्चों का घर बसता देखना चाहते हैं। और सच कहूँ तो मेरी दोस्त रिया बहुत अच्छी है और मुझे उस पर इतना विश्वास है कि वो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। रोहित राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ रोहित और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमित्रा की पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और रिया की शादी के अगले दिन ही उसकी मुंह दिखाई होती है। रिया के ससुराल में लोग कचाकच भरे हुए थे। इतने सारे लोगों को देख रिया अब हाई हील पहनकर अच्छे से मेकअप लगाकर घूंघट में सभी के सामने आती है। पर क्योंकि रिया ने आज से पहले हील्स कभी नहीं पहनी थी, इसलिए जब वो हील्स पहनकर चल रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। पर सही समय पर आकर रोहित उसे थाम लेता है। तुम जरा संभल कर नहीं चल सकती क्या? अरे क्या जरूरत थी ये हील पहनने की? वो क्या है ना, मेरी हाइट कम है और आपको शायद मेरे साथ शर्म आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हील्स पहन लूं। देखो रिया, तुम चाहे हील पहनो या तुम कुछ और करो, तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकती, समझी? इतना बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। लेकिन रोहित का ऐसा उखड़ा बर्ताव देख रिया को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। रिया, तुम इस तरह फंक्शन से वापस क्यों आ गई? अब क्या बताऊं राधा, जिस इंसान के लिए सजना संवरना होता है वो इंसान तो मुझे देखता तक नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी हाइट कम है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिसकी हाइट कम होती है क्या वो इंसान नहीं होता। रिया की बात सुनकर राधा अब रिया को सारी बात बता देती है। अगर ऐसी बात है राधा तो ठीक है, रोहित के दिल में किस तरह जगह बनानी है अब वो मेरे हाथ में है, लेकिन इसमें बस तुम मेरा सपोर्ट करती रहना। इस तरह राधा रिया की बात मान जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रिया हर वो कोशिश करती है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन रोहित ने भी अपना मन बना रखा था कि वो किसी और लड़की से ना तो शादी करेगा और ना ही प्यार। लेकिन शादी पर उसका बस तो चल ही नहीं पाया, जिस कारण उसे रिया से शादी करनी ही पड़ी। लेकिन रिया के सामने रोहित के दिल में जगह बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती को पार करने के लिए रिया हर वो कोशिश करती थी जो उससे हो पाती। ऐसे ही एक दिन रिया रोहित के कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी रोहित उससे अपने कपड़े छीन कर कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो। मैंने अपने किसी भी सामान को हाथ लगाने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता। रोहित जी, आप हर समय मुझसे इस तरह मन रूठे क्यों बात करते हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है?
माना कि आपकी शादी उससे न हो सकी जिसको आपने पसंद किया था, लेकिन अब आप इस बारे में तो सोचिए कि अभी आपके जिससे शादी हुई है वो भी सिर्फ आपकी ही है, उसके पास आपके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके और आपके फैमिली के लायक नहीं हूँ तो ठीक है, आज शाम को ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना बोलकर उदास रिया उसके कपड़ों को वहीं छोड़कर चली जाती है। रिया की बात सुनकर रोहित भी अब चुप्पी साध लेता है और चुपचाप वो शाम तक रिया को देखता है कि वो किस तरह अपनी माँ और बाकी के घर वालों का ख्याल रख रही है। ये देख कहीं ना कहीं अब रोहित के मन में रिया के लिए प्यार पनपने लगता है, लेकिन रोहित ने रिया को अब तक रुकने के लिए कहा नहीं था। इसलिए शाम को जब रिया अपना सामान पैक कर जाने लगती है तब रोहित उसे रोक लेता है और उसे वादा देता है कि वो उसे अपनाने की पूरी कोशिश करेगा।